हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे, आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं, जिसका टाइटल वैसे तो सत्या भाई ने ये लिखा है कि कोरमंडल एक्सप्रेस की जर्नी है, लेकिन ये कोरनाक एक्सप्रेस का भी पार्ट 3 है। और इसके लिए भी सजेशन आ रही थी, और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ कि किसी तीसरे पार्ट के लिए किसी ने सजेशन की हो। तो काफ़ी सफ़र का हिस्सा जो उन्होंने सत्या भाई ने शुरू किया था पुणे से भुवनेश्वर तक के लिए, वो तकरीबन काफ़ी सारा हो चुका है और बिल्कुल मुख्तसर सा सफ़र बाकी बचा है। लेकिन सत्या भाई उन्होंने अगर वो 2 पार्ट्स में एडजस्ट कर देते तो मुमकिन था कि बढ़ जाए, पूरा भी हो जाता 2 पार्ट्स में। अच्छा, आज ही सत्या भाई ने अपनी 1-2 दिन पहले अपनी कम्युनिटी में उन्होंने एक पोस्ट लगाई है, उसमें उन्होंने अपने चाहने वालों से पूछा कि मैं वीडियो की लेंथ कितनी रखा करूँ, 25 मिनट या 40 मिनट। तो वैसे मैंने पर्सनली 25 मिनट के लिए वोट किया है, लेकिन वहाँ पर जो अक्सरियत है उस वक्त तक ये 23 और 77 का तनासुब हो चुका था। जो लोग यानी 77% लोगों ने कहा कि 40 मिनट की रखें और 23% लोगों ने कहा कि 25 मिनट की रखें, और मैं उन 23 मिनट लोगों में शामिल था। तो आपके भी सामने अगर वो पोस्ट आए, वो पोल आए, तो आप उसमें अपनी भी राय दे सकते हैं। खैर, सत्या भाई का पार्ट 3 तो नहीं देखते, कोनाक एक्सप्रेस का पार्ट 3 देखते हैं, क्योंकि जो पार्ट 2 है उसमें जो सबसे ज़बरदस्त बात थी वो इसकी 140 किलोमीटर की रफ्तार थी, जिसके लिए मैंने पार्ट 2 देखा। जब मुझे फर्स्ट टाइम सजेशन आई ना कि उस पर 140 की स्पीड है, तो मैंने उसी टाइम कहा कि यार ये कौन सी ऐसी ट्रेन है जो राजधानी दुरंतो शताब्दी नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी 140 पे जाती है। और इसके साथ साथ फिर पार्ट 3 की भी सजेशन आ गई, तो फिर अब सिलसिला मुकम्मल करना ही बनता है। तो इस वीडियो को खास करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरे को कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बात कुछ ऐसी है कि हमारी यात्रा चल रही थी कोणार्क एक्सप्रेस में। आप लोग तो वो यात्रा देख ही रहे हैं मेरे साथ। और वैसे अभी जिस ट्रेन में हूँ ये है कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो कि चेन्नई से हावड़ा के बीच में चलती है। और आज की खास यात्रा इसी ट्रेन में है जिसे हमने भुवनेश्वर से लिया था। लेकिन हाँ, बरहमपुर से आगे की यात्रा पूरी आप देखोगे, और खड़गपुर में गरीब रथ के साथ पैरेलल रेस भी होगी। और कोलकाता पहुंचते पहुंचते यानी शालीमार रेलवे स्टेशन पहुंचते पहुंचते स्टील एक्सप्रेस के साथ भी एक रेस होने वाली है। चलिए इससे पहले इस यात्रा का सारांश जान लेते हैं। वैसे विजयवाड़ा में हमारी ट्रेन ने अपना डायरेक्शन बदल लिया था और लोकोमोटिव को अगले हिस्से से हटा करके पिछले हिस्से में ट्रेन के लगा दिया गया था। हाँ, एक चीज़ देख करके मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि इस रूट में ट्रेन 140 की रफ्तार में चल रही थी। मुझे लगा कि शायद मेरे मोबाइल में कोई खामी है, इसलिए मैंने अपने दूसरे मोबाइल से भी चेक किया, और वाकई में ये ट्रेन 140 चल रही थी। ये सारा कन्फ्यूजन मन में लेकर के अपने सफ़र में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, और विशाखापट्टनम में एक और बार ट्रेन का रिवर्सल होता है। और हाँ, विशाखापट्टनम का लोको शेड बहुत खूबसूरत लगता है। और ये जो यात्रा है ना, ये भी बहुत ही सुंदर है। विशाखापट्टनम से भुवनेश्वर तक अगर आप दिन में यात्रा करोगे तो आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो फिर आज के इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं बरहमपुर से ही, जहाँ पे हमारी कोणार्क एक्सप्रेस की यात्रा का पार्ट 2 एंड हुआ था। यात्रा को हम लोग भुवनेश्वर तक तय करेंगे, और उसके बाद भुवनेश्वर से कोरमंडल एक्सप्रेस पकड़ेंगे रात के 2 बजे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, मज़ा बहुत आने वाला है। जो लोग हो ब्रह्मपुर से भाई कमेंट सेक्शन में लिख करके बता ज़रूर देना। बाकी मैं देख 140 रहा हूँ की यहाँ स्पीड पे ने सत्या कितनी भाई को भीड़ है, कंफ्यूज कर कितने दिया, लोग तो उतरे हैं। मेरा तो होना चढ़ने बनता वाला था। तो कोई नहीं, क्योंकि अब ट्रेन भुवनेश्वर तक ही जा रही है। तो लंबी दूरी के लिए कोई एसी क्लासेस में तो जाते हैं, छोटी दूरी के लिए तो कोई नहीं चढ़ता है। गाड़ी अपनी 10 मिनट के हॉल्ट के बाद यहाँ से निकल चुकी है। ब्रह्मपुर से भी खाने पीने की सुविधाएं तो सब यहाँ पे अवेलेबल है, पर भीड़ भी उतनी ही अवेलेबल है। पीछे गुनूर राउरकेला एक्सप्रेस भी आ रही है, शायद उसके लिए भी भीड़ हो, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है प्लेटफॉर्म में। सुकून से अगर बैठ के ट्रेन का वेट करना चाहो तो वो तो यहाँ नहीं हो पाएगा। सत्या भाई ने पार्ट 2 में कहा था कि मैंने कि अगली ट्रेन भी पकड़ ली, और पार्ट 3 में पहुंचना है भाई जो लोग भुवनेश्वर। ब्रह्मपुर से हो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना ज़रूर। सिटी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा देख करके, आज पहली बार में आएंगे कभी एक्सप्लोर करने यहाँ भी। वो जो उन्होंने ट्रेन आगे से पकड़ी है वो कोरोमंडल जहाँ आपको एक्सप्रेस। सामने सिग्नल दिख रहा है ना, वो लाइन आ रही है पुरी से। पूरी दी सिटी ऑफ टेम्पल्स यहाँ ये की तो एक। अपना वाला सिग्नल है, वो रेड सिग्नल जहाँ दिख रहा है वो पुरी से लाइन आ रही है। और अभी हम लोग खुर्दा रोड रेलवे स्टेशन पहुँच रहे हैं। अच्छा, सामने से कोई मालगाड़ी निकलते हुए रथ यात्रा भी निकलती है पूरी में। से आप लोग गेस करो कौन सी ट्रेन होगी। मुझे तो वो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस लग रही है,
पूरी नई दिल्ली। बस टेल दिख रही है, बस मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ क्योंकि अभी 11 बजे हुए हैं, तो हो सकता है कि वो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस हो। बहुत मन है उड़ीसा में पुरुषोत्तम फिर रहे में हैं। ट्रैवल करने का। फ्यूचर में मौका मिला तो ज़रूर ही उसमें ट्रैवल करेंगे हम लोग साथ में। लाइटें बड़ा ज़बरदस्त ब्लिंक कर रही हैं। देखें कौन सी ट्रेन है ये, तो ये है पूरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम। क्या अंदाज़ा बैठा है, पहली बार इतना सही। आगे तो पुरुषोत्तम ही जाएगी। सत्या भाई के भी तुक्के लगना शुरू हो गए मेरी तरह। आप मुंबई, पुणे, सोलापुर, हैदराबाद कहीं से पुरी दर्शन के लिए जाना चाहते हो तो आपको खुर्दा रोड रेलवे स्टेशन उतरना पड़ेगा। भुवनेश्वर यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है, पर आपको दर्शन के लिए जाना तो यहीं उतरना पड़ेगा। तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे ज़ोर से, और गाड़ी अपनी है खुर्दा रोड जंक्शन पे। दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ रही है पूरी शालीमार गरीब रथ एक्सप्रेस, जो हावड़ा के लिए जाती है, हावड़ा शालीमार। और बाकी हम लोग जा रहे हैं अभी यहाँ से भुवनेश्वर तक। उसके बाद मेरी कोरमंडल एक्सप्रेस है। 11 बज रहे हैं, 11:20 का इसका ट्रैवल टाइम है भुवनेश्वर में। 11:30 तक तो पहुँच ही जाएगी। 2 बजे कोरमंडल एक्सप्रेस, तो टाइम थोड़ा काटेंगे और फिर कोरमंडल में अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी देख लो, ऐसे प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे खाना पीना कुछ नहीं है, बट हवा बहुत ज़ोर चल रही है, बहुत ज़ोर से। कोस्टल एरिया के बगल बगल चल रहे हैं ना, इसलिए। गरीब रथ की अनाउंसमेंट देख लो आप लोग। पहले पुरुषोत्तम जाएगी, पता नहीं, शायद फिर गरीब रथ जाए, फिर ही शायद हमारा नंबर आएगा। बस यहाँ थी, वो निकल गई, और अब आई शालीमार के लिए जाने वाली पूरी शालीमार गरीब रथ एक्सप्रेस। अपनी यशवंतपुर पूरी गरीब रथ के साथ रेक शेयरिंग है इसकी। इसके तो अभी सबस ही हैं, इसके अभी इसको भी LHP मिले नहीं लाल। यशवंतपुर पूरी गरीब रथ बन के आई है यहाँ पे, और अब ये गाड़ी जा रही है हावड़ा। हावड़ा से वापस आएगी और फिर ये वापस निकल जाएगी यशवंतपुर के लिए। यशवंतपुर बेंगलोर से मुलिकार स्टेशन, अच्छा, और कोलकाता का स्टेशन को शालीमार स्टेशन कहते हैं। वैसे तो हावड़ा और सियालदा भी इसके आसपास ही पड़ते हैं। गरीब रथ ट्रेन कंजस्टेड है मानता हूँ, लेकिन मज़ा बहुत आता है। गरीब रथ की ट्रेन जर्नी में मज़ा बहुत आता है। अब ज़्यादा आया करेगा वैल, अब नए कोचेज़ हैं। टाइम देख लो, अभी 11:05 हो रहे हैं, गाड़ी अपनी यहीं पे खड़ी है। यही एक ट्रेन मुख्तलिफ होती थी पूरी रेलवेज में। हमको आगे आगे भेजा जा रहा है। वैसे अब तेजस रह क्या गई बात है, कुल मिला के। एक्सप्रेस को पुरुषोत्तम के बाद निकाल दिया गया है। बड़ा इसकी निशानी भी प्लाजा भी खत्म। बना हुआ है जहाँ पे आप खाना पीना खा सकते हो। तो खुर्दा रोड में खाने पीने की तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। कोरमंडल यहाँ पे लिखी हुई है 11:50 पे। सही है, कोरमंडल अगर जल्दी आ जाती तो और अच्छा है। इस पार्ट 3 तो फिर बहुत थोड़ा सा ही है, ज़्यादा तो फिर कोरमंडल एक्सप्रेस का ही होगा। वही 2-2 4-4 मिनट और बढ़ाते तो 2 पार्ट्स में पर वो पहुंच गए थे पुणे से शालीमार। भुवनेश्वर। यहाँ पे गरीब रथ को भी डिपार्चर सिग्नल दे दिया, पैरेलल डिपार्चर दोनों ही ट्रेनों का। इतना तो रेयर मूवमेंट कभी नहीं देखा मैंने पहले। स्टेशन से निकलते ही पैरेलल रेस शुरू हो गई। वो भी अपने एक बहुत बड़ी जनता की राजधानी है। कोई 48-50 के रूट पे चलती है। बड़ी कामयाब ट्रेन थी। 130 तक चलती है भाई, AC के साथ, और किराया असल वाली राजधानी से कई गुना कम। वाकई अपने नाम को जस्टिफाई करती है। पर अब इसके रैक, ये वाले डब्बे, ये सारे पुराने हैं, इनको अब कुछ एक गरीब कर भी दी हैं, कुछ एक जो है अगले आने वाले कुछ वक्त में कर देंगे, क्योंकि वीडियो बिल्कुल नहीं है, आजकल की वीडियो है ये। तो ये खबर भी आजकल की है, जब ये LHP हुए हैं, रेड कलर में गए हैं। तो अभी इसको रैप 4 मिले, इसका मतलब है ये 110 तक सीमित होगी। लेकिन कोनार्क एक्सप्रेस ने कमाल की है यार, 140 पे जाके, जो कि किसी राजधानी की भी नहीं है। 11:30 पे जाकर के हमारी ट्रेन भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पहुंच रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। बड़ा कमाल का शहर है ये, ईस्ट का उभरता हुआ शहर है, उड़ीसा का स्टेट कैपिटल।
अच्छा लगा, बाय बाय, मिलते हैं फिर कभी। हाँ, कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। जर्नी में मज़ा बहुत आया, दोस्त लोग मिल गए थे, दोस्ती हो गई। अब यात्रा का मतलब ही यही होता है, लोगों से घुलो मिलो, उनके एक्सपीरियंस को, अच्छे बुरे एक्सपीरियंस मिलते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मज़ा बहुत आया इस जर्नी में। लेकिन अब अगली गाड़ी है रात में 2 बजे कोरमंडल एक्सप्रेस। पहले मैंने सोचा यहाँ पे होटल लेकर के रुक जाता हूँ, फिर मैंने सोचा होटल लेके रुकूंगा, नेक्स्ट डे दूसरे दिन में 800-900 रुपये दूंगा, होटल के 1200-1500 रुपये लगेंगे। फिर कोरमंडल का फर्स्ट एसी में देखा 2 सीट खाली था, 1600 फेयर दिखा रहा था। मैं सोचा फिर एक ही बात है, उसमें नहा भी लूँगा, और मेरी कल ही अगली ट्रेन भी है कोलकाता से। मैंने बैक टू बैक ट्रैवलिंग प्लान किया हुआ था, तो इसमें नहाने का भी गुंजाइश हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट एसी है। तो इसलिए कोरमंडल को चूज़ किया है और अब कोरमंडल से आगे की जर्नी करूँगा। ठीक है, गरीब रथ खड़ी हुई है पुरी से शालीमार यानी कोलकाता की ओर जाने वाली। और यहाँ भुवनेश्वर स्टेशन में खाने पीने के स्टॉल रात 12 बजे भी खुले हुए हैं, तो भाई खाने पीने की तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली यहाँ पर। तो यहाँ पे गरीब रथ एक्सप्रेस निकल रही है। खुर्दा रोड पे भी हमको यही गरीब रथ मिली थी। आवाज में एक दम है गरीब रथ की, मजा आता है मतलब इस गाड़ी को देख के। यहाँ पे भीड़ देखो, गुनूपुर, राउरकेला, राज्य रानी, इसके साथ हम लोग काफी देर से खेल रहे हैं। ये यहाँ पे आई है और ये पूरी भीड़ इसके लिए है। राउरकेला जाने वाले ओवरनाइट जिनको जाना है उनके लिए बेस्ट ट्रेन है, वो यहीं से भरेगी भुवनेश्वर से। और इसके पीछे पीछे जगन्नाथ एक्सप्रेस भी आएगी जो कि पुरी से शायद है कि शालीमार के लिए चलती है। इस पूरे इलाके का बड़ा मरकजी स्टेशन है फिर तो ये, गाड़ी के आते सबसे बड़ा शहर भी है इस पूरे इलाके में। यहाँ पे आई है जगन्नाथ एक्सप्रेस 12:20 पर। 11:40 का टाइम था और थोड़ा डिले देखो ट्रेन वहीं पे हो गया है। ये सुबह 8:40 तक शालीमार पहुँचाती है। इसमें ट्रैवल करने का बहुत मन था, पर ये ओवरनाइट ट्रेनें ज़्यादा कुछ दिखाने को नहीं होता इसमें, और सुबह 8 बजे तक पहुँचती है, इसलिए इसमें कभी हमने ट्रैवल किया नहीं। पर अगर आप लोग रिकमेंड करोगे कमेंट करके बताओ, अगर आपको इसमें जर्नी देखनी है तो वो भी ट्राई करेंगे जल्दी। रात की जर्नी में कुछ इतना खास होता नहीं, साउथ या वेस्ट के नज़ारे हैं, और दिन की जर्नी में तो उसका ज़्यादा मजा है। ये वाले कोचेस ही बहुत अच्छे लगते थे इंडियन रेलवेज़ में। अभी जब से उत्कृष्ट हो गए कोचेस तो मज़ा चला गया स्लीपर वाला, पर जब से ये वाले कोचेस थे ना तो मज़ा आता था। और इससे पहले जो कलर स्कीम थी वो तो ब्राउन कलर्स की थी, तो वो और भी गजब लगती थी। अभी भी ट्रेन खड़ी हुई 15 मिनट से, देखते हैं डिपार्चर कब तक होगा इसका। यार ये वाले कोचेज़ ही इंडियन रेलवेज़ की असली वाइब देते हैं। लेकिन जगन्नाथ एक्सप्रेस की एक चीज़ मैं कहूँगा, स्लीपर के इसमें इतने सारे कोचेज़ हैं फिर भी घुसने की भी जगह नहीं इस ट्रेन में भी। पूरा स्लीपर देखो इसका पैक है, तो क्या फ़ायदा इंडियन रेलवेज़ का मल्टीपल एसी कोचेज़ इंट्रोड्यूस करने के बाद भी कम जब उसमें स्लीपर देते हैं, जनरल देते हैं, तो भी वो पैक रहते हैं। यहाँ मैक्सिमम स्लीपर देने के बाद भी गाड़ियों का ये हाल है। रेलवे जितनी बढ़ती जा रही है उतनी मुसाफिर भी बढ़ते जा रहे हैं। एसी बढ़ा दो चाहे घटा दो, जो करना है कर दो, पर भीड़ इसमें लगातार बनी रहेगी। एक भाई साहब कमेंट में बता रहे थे कि टिकट मिलना ही गनीमत हुई पड़ी है। उन्होंने दिल्ली से अम्बरसर जाना है, किसी ट्रेन में जून तक की बुकिंग थी, बकौल उनके। रेलवे ने कही थी वो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, देख करके अच्छा लगा। अभी सोच रहा हूँ चाय वगैरह पीते हैं, पर रात काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो देखते हैं, यहाँ कुछ हुआ तो जाएंगे बाहर, वरना वापस स्टेशन चलेंगे, क्योंकि देख लो 1 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। यहाँ पे पूरी अजमेर एक्सप्रेस भी आ गई। ये तो फिर और लंबे रूट पूरी अजमेर सुपर फास्ट। राजस्थान मैं गया तो था बाहर, सोचा कुछ चाय वगैरह पीऊँगा, स्नैक्स वगैरह एंजॉय करूँगा, बट मूड ही ऑफ हो गया वहाँ पे देख करके चीज़ों को। मतलब बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की वजह से मैस हो रखा है, तो जो है प्लेटफॉर्म पे आप लोग खा लेना, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इधर तो वैसे भी आगे शॉप्स वगैरह कुछ खास होंगे नहीं, 2-3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आपको खाने पीने की चीज़ें सब मिल जाएंगी जो आपको चाहिए। पीछे तरफ पूरी भीड़ खड़ी हुई है और आगे पूरा प्लेटफॉर्म, स्टेशन, बैठने की जगह सब खाली है। मैं भी पीछे पागलों की तरह खड़ा हुआ था वहाँ पे सबके साथ भीड़ देख करके, और वहाँ बैठने की जगह नहीं थी। यहाँ पूरा इत्मीनान से आप बैठ सकते हो,
और ये होने वाला है आज अपना रात का खाना। तो इसको फिनिश करते हैं, भूख लग गई यार, वेट करते करते 1 बज रहे हैं ट्रेन का। कोरमंडल भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही आएगी। इसको फिनिश करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। चलिए चाय टेस्ट हो जाए, कुल्हड़ वाली चाय रात में। ये ताकि जाए तो जगाई रखेगी आपको। 20 रुपये लगा के, नहीं कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कब से तो बेटर ही है। ठीक है प्याला। गाड़ी संख्या 12842 चेन्नई शालीमार कोरोमंडल सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। कोरोमंडल बड़े अंदाज से कहा। ये वही बदनसीब ट्रेन जिसका तकरीबन 1 साल पहले बड़ा हादसा हुआ था, उड़ीसा में ही हुआ था शायद। पचास का टाइम था और 2:10 पे ट्रेन आ रही है अपनी। 7 3AC के कोचेस, फिर इकनॉमी कोचेस भी, इकनॉमी 3AC, 3 2 टियर, 1 फर्स्ट AC और केवल 3 स्लीपर, आगे की ओर 2 जनरल। ये है कोरमंडल एक्सप्रेस। आज बहनगा बाज़ार से आराम से निकलना यार। रिक्वेस्ट है लोगों पायलट से, भाई धीरे चलाना वहाँ पे। मेरा ख्याल है ये उसी एक्सीडेंट के वाले की बात कर रहे हैं। काफ़ी बढ़िया ट्रेन है वैसे ये, एक बार हादसे का शिकार हुई थी, लेकिन वैसे देखा जाए तो गाड़ी बहुत अच्छी है। फर्स्ट AC में टिकट है, बस आराम करने के लिए, थोड़ा सा आराम मिलेगा, कल नहाने को मिल जाएगा और आगे की जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। उस एक्सीडेंट में भी इंसानी गलती साबित हुई थी। एकदम लास्ट में गाड़ी में। कोरमंडल का फर्स्ट AC और ये रहा अपना H का केबिन। नाजुक हाल में है ये कोच, मेंटेनेंस के नाम पे तो बहुत बुरा हाल है। इवन फर्स्ट AC का जो दरवाज़ा है ये टेढ़ा खुलता, मतलब गिरने वाले हाल में। गाड़ी अपनी भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है 2:20 पे और अब सोते हैं भाई, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और अंदर मैं आपको अभी रिकॉर्ड करके कुछ दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि सब लोग जो है ना सो रहे हैं, और इसको भी बंद कर देता हूँ क्योंकि जनरल से 1 कोच पहले है, तो कोई चलती गाड़ी में चढ़ गया तो अपने को दिक्कत हो जाएगी। तो अभी सब लोग सो रहे हैं, इंटीरियर कल सुबह दिखाता हूँ। बाकी मेरे को भी थोड़ा सोना है, 6 बजे तक कोशिश करूँगा कि उठ जाऊँ। अभी 2:30 हो रहा है, मुंह वगैरह धो करके सोने की तैयारी करते हैं। फर्स्ट AC कुछ ऐसा है, गैलरी अभी आप देख लो बस, और इसी से इसकी साफ़ सफाई का अंदाज़ा आप लगा लो। बाकी जाते हैं सोने, आपसे सुबह मुलाकात करता हूँ। जो होटल किराए पे लेना था वो यहीं सो के जाओ, पैसे भी बचे और सफ़र भी कटे, अच्छा खासा आराम मिल जाता है। ये वो कॉरिडोर बिल्कुल राजधानी वाला है, लेकिन वो तो फिर कमाल के ना, उसकी सजावट बड़ी ज़बरदस्त होती है। गुवाहाटी SMBT एक्सप्रेस। आजकल ट्रैक साउंड सुनाने पे सत्या भाई का जोर है। ठीक है, स्टेशन है कि पार्क घास लगा हुआ है, बड़ा हरियाली वाला था। ये तो भाई ग्रीन स्टेशन था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, यहाँ पे दिन की शुरुआत हो चुकी है और ट्रेन अपनी 1:30 की रफ्तार में लगातार भाग रही है। और अभी हम लोगों ने, जब नींद खुली ना मेरी, भद्रक रेलवे स्टेशन में गाड़ी खड़ी थी, अभी भद्रक को पार्क किया है
मेरे मन में टारगेट ये था कि कोणार्क एक्सप्रेस में ऑलमोस्ट पूरा रूट तो कोरोमंडल का कवर हो ही गया, बस 2 घंटे आगे आगे चलती है कोरोमंडल के। तो जो मेन हिस्सा ये वाला ये मिस ना हो। और यहाँ पे अभी भद्रक पार किया है तो वो इम्पोर्टेंट स्टेशन आने वाला है जहाँ पे एक बार कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई थी, और उसके बाद आएगा बालेश्वर, फिर पहुँचेंगे खड़गपुर, और हावड़ा तो पहुँच ही जाएगी। अभी बहुत तेज़ चल रही है, स्पीडोमीटर लाते हैं, चेकिंग वगैरह की जाए स्पीड की। और बाकी जब सो के उठाऊँ तो देखते हैं, अभी माहौल सोने वाला बने रहने देते हैं। बालेश्वर के बाद एक बार और नींद ट्राई करूँगा, 3 घंटे की नींद हुई है अभी। बाकी आपको दिखाना था इसलिए उड़िया में नींद भी देखिए। एक 130 तो अब प्रीमियम स्पीड की रह गई, ना ही प्योरिटी वाली। ये अब 160 पे जल्दी जाएगी राजधानी में, हर ट्रेन इसको हाथ लगा रही है। कोरोमंडल देख रहे हैं, इससे पहले कोणार्क देख रहे हैं, फिर गरीब रथ है। अभी ट्रेन अपनी बहनगा बाज़ार रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली है, होम सिग्नल जस्ट पार किया है। देखते हैं अभी कुछ अवशेष बचे हैं कि नहीं। रफ्तार तो यहाँ पे स्लो डाउन की गई है। यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह पड़े रहे होंगे, मेरे को इतना ऐसा ऐसा दिख रहा है एकदम साफ़ कर दिया गया है यहाँ पे, और एकदम नॉर्मल हो गया सब। तो इंडियन रेलवेज़ है, बड़ी बड़ी गलतियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें सामान्य होती हैं, भरोसे के साथ पैसेंजर फिर से इन ट्रेनों में 130 की रफ्तार यात्रा करने को तैयार है। और सुरक्षा पर ध्यान अगर नहीं देगी रेलवे तो यात्रियों का भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि हाल ही में बहुत सारे हादसे देखने को मिले हैं। नज़ारे तो खूबसूरत हैं, सनराइज भी अच्छा है। तो फाइनली कोरोमंडल पहुंच चुकी है बालेश्वर रेलवे स्टेशन में। अरे यार घड़ी भी ऑफ हो गई, उसकी भी बैटरी ख़त्म। स्मार्ट वॉच यूज़ टाइम अराउंड 6:35 हो रहा है, थोड़ा सा स्लाइट डिले हुआ है यहाँ पे, कोई बहुत ज़्यादा डिले नहीं है। इसका अराइवल टाइम और 6:35 का डिपार्चर टाइम, और गाड़ी पहुँचे 6:35 पे। तो आप इसे डिले कहोगे क्या? मुझे तो नहीं लगता है कोई खास डिले है। बाकी कोरोमंडल अपनी यहाँ पे खड़ी हुई देख लो, बालेश्वर रेलवे स्टेशन में। सही बहुत कमेंट आते हैं कि भाई बालेश्वर नहीं दिखाते, भद्रक नहीं दिखाते, इसलिए मैं स्पेशली जगह हुआ था। अब इसके बाद 2 घंटे बाद आएगा खड़गपुर। मैं तो जा रहा हूँ सोने, बीच में शायद वंदे भारत की क्रॉसिंग भी हो जाए पूरी वाली। पर भाई नींद बहुत तगड़ी आई रात में, जो जागे हैं ना, और जो 3 दिन से ट्रिप चल रही है, ये आज 4th डे है लगभग, तो वो चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। बाकी गाड़ी बहुत ही गंदी है, मतलब अंदर से वॉशरूम वगैरह तो मैं आपको दिखा ही नहीं सकता हूँ। मतलब इससे पहले सबसे गंदी गाड़ी जो मैंने देखी होगी वो देखी थी मैंने वीरभूमि एक्सप्रेस,
या इंदौर दौड़ के साथ उसकी जब से रेक शेयरिंग हुई ना, तो वो सबसे बेकार हाल में थी। अब देख रहा हूँ तो वो कोरोमंडल एक्सप्रेस है, जो कि बहुत बहुत खस्ता हाल में है। वॉशरूम हो गया, मतलब जहाँ पे आपको ब्रश करना है ना, बेसिन, वो सब भी बहुत बुरे हाल में है। बाकी सनराइज़ देखो यहाँ पे हुआ है बहुत ही खूबसूरती से। अपना लास्ट कोच है ना, इसलिए संभल के रहना पड़ता है, छूट ना जाए गाड़ी की। इसके बाद जनरल भी नहीं है। इसी तरह प्लेटफॉर्म में भी अच्छी व्यू तो अच्छा नहीं है। कोई ना कोई ट्रेन यहाँ पे, डेली ट्रेन जो है वो आने वाली होगी। जो लोकल सवारी है उनकी पूरी भीड़ यहाँ पे स्टेशन देखने को मिल रही है। बालासोर से भद्रक वाली शायद मेमू है, ये भी अच्छी है यहाँ पे। मेमू इधर भी चलते हैं। गाड़ी नंबर 12891 मर्दानाबाद में अनाउंसमेंट पहली बार सुन रही है। उसका अराइवल हो रहा है 6:45 पे अपना डिपार्चर यहाँ से सोचते हैं। वो तो ये भी नहीं याद आ रहा है नींद में कि मैंने आपको 5:45 बोला है 6:45 अभी। सत्या भाई को वाकई नहीं चढ़ी हुई है। बालेश्वर का अराइवल शायद मैंने गलत बोल दिया, पता नहीं, देखते हैं। आप लोग समझ रहे हो ना, बाकी टाइमिंग मेरा देख लो यहाँ पे। इतनी दिन से मुसलसल सफ़र में, या फिर है भी अकेले, सेक्शन में लिख करके बताना। 2-3 लोगों तो आराम मुयसर आ ही जाता है। खास चीज़ें, एक ज़हनी इत्मीनान होता है, गहरी नींद भी बंदा सो सकता है। वो बस स्टैंड है कि अकेला बंदा वैसे ही बस अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस देखने को मिल करता रही है है। मेरे को गर्मी के मौसम में भी शायद। यानी कोरोमंडल एक्सप्रेस चलती है उड़ीसा से वेस्ट बंगाल। कर बड़ा शानदार है। वैसे कोरोना एक्सप्रेस में इन्होंने कई बार ये बदले हैं, कभी आगे कभी पीछे। पहले पुणे के शेड वाले लोकोमोटिव के साथ चले, फिर विजयवाड़ा पहुंचे तो उसके शेड का लग गया। ये कमाल है। इतने सारे कोची, इतना सारा वजन है, लोकोमोटिव 140 पे जाए, ज़बरदस्त की बात है। वैप 7 की बदौलत ही मुमकिन हो पाते हैं। वैसे तो वैप 5 इससे भी तेज़ है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कोचीज नहीं साथ ले जाता, उसका फोकस सिर्फ स्पीड पे है। ये तो 22-23 कोचीज हैं और सारे डाल इस तरह लंबी सारी ट्रेन बना के, जो कि ट्रेनों की असर खूबसूरती होती है, भागता दौड़ता रहता है। कामयाब 3 लोकोमोटिव है, किंग है बल्कि इंडियन रेलवेज़ का। वाह, ये फिर बना 180 का कर, हाफ सर्कल ही हो गया ये। सबसे पीछे बैठ के ये नज़ारे तो बड़े शानदार आते हैं। एरिया देख करके आप समझ गए होंगे हम लोग खड़गपुर में हैं। स्टीम लोकोमोटिव, नैरो गेज के लोकोमोटिव, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, क्योंकि वर्कशॉप है भाई। सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा वर्कशॉप है यहाँ पे रेलवे का। अच्छा, गुड। खड़गपुर पहुँचा है वेस्ट बंगाल में, एशिया का सबसे बड़ा वर्कशॉप रेलवे। नेटवर्क भी तो दुनिया का चौथा बड़ा है। और एक वैगन फ्रीट की जिम्मेदारी निभाते हुए इनकी बड़ी प्रैक्टिस होती है जो
ट्रेनों में आके और मैं चीज़ें पूरा बेचते कर हैं। लिया और गाड़ी अपनी आ चुकी है खड़गपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में। विश्व का चौथे नंबर का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है अपना खड़गपुर जंक्शन। सबसे टॉप पे तो आपको पता ही है अपना है हुबली जंक्शन। वहाँ पे मैंने कदमों से चल चल के भी आपको दिखाया है। एक्चुअली एक ज़माने में सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन यही हुआ करता था खड़गपुर, फिर धीरे से हुआ गोरखपुर और चीज़ें बदलती गई, कोल्लम भी आया और अब चौथे नंबर पे आ गया है। महेंद्र सिंह धोनी जी ने अपने करियर की शुरुआत यहीं पे की थी खड़गपुर रेलवे स्टेशन में एज ए टीटी। बाकी यहाँ पे आप देख लो रेलवे स्टेशन साफ़ सुथरा तो है, ये तो मैं कहूँगा। कोलकाता की सबर्बन रेलवे भी यहीं से शुरू होती है। बाकी टाटा नगर के लिए यहाँ से लाइन गई हुई है जो कि मेन लाइन है, वही आगे बिलासपुर, नागपुर, मुंबई लाइन आप उसे कह सकते हो, और वही आगे आसनसोल वगैरह के लिए भी गई हुई है। और हम लोग तो जिस लाइन से आ रहे हैं वहाँ तो आप जानते ही हो साउथ वाली लाइन है। बाकी यहाँ से बढ़ने वाले हैं हावड़ा की ओर, और यही लाइन जो है बहुत सारी ट्रेनें यूज़ करती हैं, बिजिएस्ट रेलवे स्टेशनों में से भी है खड़गपुर। यहाँ की चाप और चाय दोनों ही बहुत फेमस होती है। अगर मिलती है हमें ट्रेन में तो ज़रूर ट्राई करेंगे। देखते हैं क्या हो पाता है। आज की जर्नी एक्सपीरियंस में आपको यहाँ तक मज़ा आ रहा है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। कोरमंडल एक्सप्रेस है यार, ये सब चीज़ छोड़ने का कोई वो नहीं था। मैंने अलार्म लगाया था, 50 मिनट की नींद पूरी करके वापस उठा और रिकॉर्डिंग चालू। लाल चाय मिल रही है, वो ले लेते हैं। गाड़ी बिफोर आ गई है, 8:25 का अराइवल था, 8:30 तक हॉल्ट टाइम है और 8:15 की गाड़ी यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे इनके पास तो कॉफ़ी लाल चाय दोनों है। यहाँ पे जनता मील भी बिक रही है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर, स्टार क्रिकेटर, बल्कि इंडियन पे आते ही टीम ना के अपने कप्तान भी लाल रहे। चाय का जो किस्सा है वो शुरू हो जाता है। कभी लाल रेलवेज चाय में थे। बहुत पसंद है मुझे। एक्चुअली मिल्क वाली चाय से ज़्यादा अच्छी लाल चाय लगती है, पर जो हम लोग घर में बनाते हैं उसमें ये स्वाद नहीं आता है जो इस बेल्ट पे आता है। तो अगर मैं कभी भी यहाँ ट्रैवल करता हूँ तो ज़रूर पीता हूँ, अपने वीडियोज़ में देखा ही होगा। ये दूध के बगैर वाली चाय अभी भी नींद भगाने के लिए बहुत काम आएगी, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी। कभी ट्रैवल करो ये तो मस्ट है, मस्ट। यहाँ आ रहे हो ज़रूर ट्राई करना। यहाँ एक चीज़ है कि मैंने लोगों को जनता मील लेते हुए बहुत देखा, क्योंकि उसमें क्या होता है गरम गरम आपके लिए मैदे की पूड़ियाँ होती हैं और साथ में आलू की सब्ज़ी होती है। यहाँ के लोगों को उसका बहुत शौक है, उसे लुच्ची बोलते हैं और सब्ज़ी वगैरह भी तरह तरह की खाते हैं। तो मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ, पर आपको ज़रूर रोक रहा हूँ। अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हो तो यहाँ के वो मत खाना यार, वो बहुत ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा मतलब अनहेल्दी तो होता ही है, टेस्ट भी उसका कुछ अजीब सा ही होता है, लेके फेंक दोगे। उससे अच्छा मत ही खरीदो तो ज़्यादा अच्छा। खड़गपुर में ज़्यादा देर हमारी ट्रेन रुकी है, आज तो सफिशिएंट टाइम मिल गया खाने पीने की चीज़ें सब खरीदने का। वेंडर्स के तो ये आम बातें थी रफ्तार में उतरना, पर आप लोग ऐसी चीज़ें ट्राई मत करिएगा। अच्छा, स्टेशन में फल वगैरह भी अवेलेबल है, अमूल का पार्लर भी है। हमारा कुछ बहुत लास्ट में, वरना आगे थोड़ा होता तो ऑप्शन हमारे पास भी बहुत होते हैं। यहाँ वाले प्लेटफॉर्म जो है ना वो ऐसे बने हैं कि इसमें दो ट्रेनें आ सकती हैं, दो ट्रेनों के निकलने के लिए भी रास्ता बना हुआ है। इतना बड़ा है खड़गपुर का प्लेटफॉर्म, इसीलिए इसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म की लिस्ट में रखा गया है। 2 ट्रेनें एक टाइम में लग जाती हैं यार। अगर मैं भूलूँ ना तो इसी कोरनाक एक्सप्रेस में ये यहीं से तो गुजर के गए हैं, लोकल वेंडर बेचने आते हैं, या फिर वो गीतांजलि एक्सप्रेस थी। अगर वो आज कोई चढ़ता है तो ज़रूर आपको दिखाएंगे, वरना नहीं मिल पाया तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि लास्ट में कोच है, फर्स्ट एसी है, तो मोस्टली लोग आते नहीं हैं फर्स्ट एसी में। हमें पता है यहाँ पे सफ़र करने वाले अपना साथ अच्छे वाला लेके चल रहे हैं खाना, या फिर वो रेलूफाई इस्तेमाल करेंगे खासतौर पर बड़े स्टेशनों में। मैं भूल भी रहा हूँ, या फिर वो गीतांजलि एक्सप्रेस होगी। देखा है कुछ दिन पहले की बात है, ये कुछ दिन पहले खड़गपुर आए हुए हैं, तो याददाश्त का मसला अच्छा खासा रहता है। बहुत ही हरियाली इस रूट में देखने को मिल रही है और रूट बहुत सुंदर है। कभी ट्रैवल करोगे तो मज़ा आपको बहुत आएगा इसमें। यहाँ पे कोरमंडल अपनी पंसकुरा जंक्शन को स्किप कर रही है। कोरमंडल एक्सप्रेस में शावर रूम की फैसिलिटी अवेलेबल थी, तो मैं नहाने आ गया हूँ भाई यहाँ पे, क्योंकि अपनी जो अगली जर्नी वो बैक टू बैक है। हावड़ा में कोई हॉल्ट नहीं है,
तो भाई आज का स्नान ट्रेन में होने वाला है। खाना वगैरह सब कुछ हो गया, नहा धो के राजा बेटा बन के एकदम तैयार हो चुका हूँ। यहाँ पे अवतार चेंज हो गया है। बाकी गाड़ी का हाल वही है, ये अभी थोड़ा साफ़ करवाया तब जाके स्थिति है। और एक चीज़ है कि मुझे लगता है आज ये समय से पहुंच जाएगी संतरगाछी, तो मतलब 10 तक पहुंच जाना चाहिए। और इसका अराइवल टाइम 10:40 का है शालीमार में, तो वहाँ भी पहुंच ही जाएगी। आज कोई भी डिले नहीं है। भद्रक में तो 1 घंटा बिफोर जाकर के सुबह खड़ी हो गई थी, उसके बाद 1 घंटे बाद आराम से चली है। तब से भाग भी रही है, धीरे भी चल रही है, जैसे अभी देखो धीरे चल रही है, फिर भी गाड़ी ऑन टाइम है। मतलब रेलवे ने बहुत स्लैक दिया हुआ है। ट्रैक साउंड आ रहा है, मतलब गाड़ी आ रही है। ये रेलवे की बैकबोन। चलिए अभी ट्रेन चेंज करनी है, मैं थोड़ा तैयारी करता हूँ, बैग वगैरह पैक करता हूँ। मिलते हैं सीधा संतरगाछी रेलवे स्टेशन। संतरगाछी जंक्शन पहुंच रही है और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि अपना जो फर्स्ट एसी का केबिन है वो खाली हुआ है। तो केबिन तो साफ़ सुथरा ही चीज़ तो मैं कहूँगा, लेकिन भाई गैलरी वॉशरूम सब कुछ बहुत गंदा है इस गाड़ी में। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पे कोरमंडल का एक और रेक खड़ा हुआ है, साफ सफाई और मेंटेनेंस हो रही है उसकी। इतनी जल्दी सत्याग्रह की शिकायत की अजाला हो रहे थे 10:10 पे और यहाँ पे 10:45 पे तो मैं यहाँ पे गाड़ी को छोड़ रहे हैं। सामने स्टील एक्सप्रेस आ चुकी है टाटा नगर हावड़ा। इसमें भी जल्दी जर्नी होने वाली है, अपनी टिकट वगैरह बुक हो चुकी है, आपको जल्दी देखने को मिलेगा। स्टील एक्सप्रेस को भी यहाँ से खोला गया है और हमारी ट्रेन भी यहाँ से निकली है। मतलब एक साथ डिपार्चर हुआ दोनों ट्रेनों का। हम लोग जा रहे हैं शालीमार तरफ, वो जा रही है हावड़ा तरफ। स्टील एक्सप्रेस जमशेदपुर या टाटा नगर से, वहाँ पर उन्होंने स्टील का प्लांट बड़ा बड़ा लगाया था, बल्कि पूरे शहर को आबाद करने में उनका बड़ा पिकअप काफ़ी बढ़िया दिया उसने। एक्सप्रेस निकल भी गई और हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी प्योरिटी वाली होगी। रेलवे स्टेशन तरफ जाने वाली लाइन यहाँ सामने निकल जाती है। शालीमार यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है शालीमार स्टेशन, लाइन यहीं पे अलग हो जाती है। पहले कोरमंडल एक्सप्रेस भी हावड़ा तक जाती थी, मैंने ट्रैवल किया इसमें 2019 या 20 में किया था। हावड़ा तक जाती थी और लोग भी मिलने आए थे। मैंने पूरा चेन्नई से एंड टू एंड ट्रैवल किया था ICF के टाइम पे। और अभी अब मैं जब इसमें ट्रैवल कर रहा हूँ तभी शालीमार जा रही है, हावड़ा नहीं जा रही है। होगा तो ये भी पास पास ही, सियालदा हावड़ा और ये शालीमार। समय आ चुका है, गाड़ी धीरे कलकत्ता से धीरे जा रही है। अभी सियालदा से बहुत सियालदा कह रहा हूँ, संतरगाछी से बहुत धीरे निकाला है। मेरी जो अगली ट्रेन है वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति वो 1 बजे है। इसलिए मैं आराम से इसमें बैठा हूँ क्योंकि मुझे पता है 40 से 50 मिनट लगेंगे। तो अगर ये मेरे को 12 बजे भी पहुँचा देती है ना शालीमार तो भी मैं पकड़ तो लूँगा। अभी तो 11 ही बजे भाई, पैसे दिए फर्स्ट AC का तो थोड़ा वसूल कर लेते हैं। मिलता हूँ आपसे शालीमार रेलवे स्टेशन। 1 बजे मेरी अगली ट्रेन है और 11:30 हो रहे हैं। गाड़ी को अभी तक शालीमार में एंट्री नहीं मिली है, पिट लाइन के पास ही खड़ी हुई है। देखते हैं कब तक एंटर करेगी। और अब थोड़ा कट टू कट मामला होने वाला है। हमेशा मेरी जर्नी कट टू कट हो ही जाती है चाहे कुछ भी हो।
यहाँ भी 11:35 हो रहे हैं। ट्रेन को प्लेटफॉर्म एंट्री नहीं दी गई है शालीमार में, क्योंकि 11:25 पे ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस जो कि शालीमार से हैदराबाद के निकलती है, जो कि सामने आ रही है, ये निकलेगी। अभी निकली है तो इसका प्लेटफॉर्म खाली हुआ होगा, तो अब जाके हमें प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर शालीमार में लेंगे। 10:10 पे आ गई थी ये अपनी सांतरागाची पे, और ये हाल चल रहा है इंडियन रेलवेज़ का। यात्रियों के टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। अगर यही प्राइवेट ट्रेन होती और पैसे पे करने पड़ते इंडियन रेलवेज़ को, तब शायद है कि पंक्चुअलिटी मेंटेन होती। बहुत बहुत गलत है ये चीज़। देखो अब हमारी ट्रेन चली है, जब वो आई है शालीमार हैदराबाद ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस। ये तरीके यानी कि बहुत गाड़ी तो खैर ज़रूरत चमचमा है। रही है हैदराबाद की, बिकॉज ये SER की है। बाकी अपनी कोरमंडल का हाल तो मैं क्या ही बोलूँ आपसे। SER साउथ ईस्टर्न रेलवे 17 या 18 फाइनली के जोन ट्रेन सुने अपनी हैं अभी रेलवे शालीमार रेलवे स्टेशन पहुंच रही है, जिसका कंस्ट्रक्शन का काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि स्टेशन में भी बहुत काम चल रहा है। इतनी हज़ारों ट्रेनें चला के भी मुसाफिरों की पूरी नहीं पड़ रही और ज़रूरत बहुत पेश आ सारे रही यहाँ है। पे WDM शंटिंग का भी काम कर रहे हैं। कि शालीमार रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो स्टेशन का हाल तो भाई आप देख ही रहे हो। ट्रेन की साफ़ सफाई जैसी थी वैसे ही अभी स्टेशन का हाल है। खाना पीना मैंने ट्रेन का रिव्यू किया नहीं, क्योंकि श्रेयांश भाई ने ट्रैवल किया था, बहुत तारीफ़ की थी, और मेरा सुबह से कुछ खाने का मन नहीं था, इसलिए किया नहीं। बाकी आपको एफर्ट्स कैसे लगे रात भर जाग के लिए जो रात भर जाग के अर्ली मॉर्निंग जाग के आपके लिए रिकॉर्डिंग की है, बताना ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट AC तो एक ज़रिया था मेरे रेस्ट करने और नहाने का, वरना 2AC 3AC में भी टिकट मिलती तो मज़ा उतना ही आता। हाँ, लेकिन गर्मी में मैं स्लीपर जनरल में ट्रैवल तो नहीं करता हूँ, क्योंकि फिर मैं आपको बाहर का कुछ नहीं दिखा पाऊँगा। स्लीपर जनरल में ट्रैवल करेंगे तो अंदर की भीड़ ही दिखा पाएंगे, बाहर दिखाने के लिए हाथ निकल नहीं पाएगा, वो दिक्कतें आएंगी। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नई जर्नी में, नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मैं निकलता हूँ, मुझे वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति पकड़नी है, मामला काफ़ी कट टू कट हो चुका है। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने वीडियो के आगाज़ में भी कहा था कि जब 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने की सजेशन मुझे आई थी कि पार्ट 2 देखें, पार्ट 1 देखने के बाद कि पार्ट 2 देखें कोनार्क एक्सप्रेस का, तो वहाँ पर 140 किलोमीटर की स्पीड है। तो उस चीज़ ने मुझे अच्छा खासा कंफ्यूज भी किया था, क्योंकि 130 के ऊपर तो ट्रेनें जाती हैं, राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, इवन के गरीब रथ भी जाती है, डबल डेकर भी जाती है, और वंदे भारत भी जाती है, बहुत सारी। लेकिन 140 के ऊपर ऐसी कौन सी ट्रेन जाती है, ये मैंने कोनार्क एक्सप्रेस के पार्ट 2 में देखा था। और किसी ने इसके स्पेलिंग भी दुरुस्त किए थे, स्पेशल लिख के बताया था कोनार्क, यानी अलग अलग पढ़ना है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह किसी ने बहुत सारा लिखा सियाल था, लेकिन जब तक सुन नहीं लिया तब तक पता नहीं चला। लेकिन कोनार्क का मुझे उम्मीद है कि मैंने सही बोला था। खैर, सत्या भाई की इस जर्नी की बात करते हैं, जो बिल्कुल 2 in 1 हुई पड़ी थी, कुछ समझ नहीं थी आ रही। यानी कि अगर कोई बंदा पहली बार ये वीडियो देखे तो उसको तो पता नहीं लगे कि सत्या भाई ने ये कहाँ से शुरू किया था, कहाँ कुछ खत्म किया था। लेकिन हम चूँकि पहले पार्ट में उनके साथ शामिल हैं, जब से वो पुणे में इस कोनार्क एक्सप्रेस पर सवार हुए थे, और पुणे शेड का एक लोकोमोटिव वेब 7 उनको विजयवाड़ा तक लाया, और जब वो विजयवाड़ा आए तो फिर विजयवाड़ा शेड का लोकोमोटिव आगे आया, और बिल्कुल भुवनेश्वर से कुछ पीछे उन्होंने सफ़र को ख़त्म कर दिया था। और आज इन्होंने सफ़र का जो हिस्सा है वो मुकम्मल किया, और इसके बाद फिर उन्होंने कोरोमंडल एक्सप्रेस पकड़ ली, जो कि आज से कुछ अर्सा पहले, कोई 8-10 माह पहले एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हुई थी, और इस हादसे में बहुत सारी कीमती जानों का भी ज़िया हुआ था, और इस हादसे में इंसानी गफलत सामने आई थी। तो सत्या भाई ने भी उसका थोड़ा बहुत हवाला दिया। लेकिन सत्या भाई इस ट्रेन की जो है ना, वो रफ्तार तो ठीक थे, 130 तक रफ्तार तो जा रही थी, लेकिन अंदर की सहूलियात को लेके, हालांकि वो एक ज़बरदस्त क्लास में सफ़र कर रहे थे, एक अच्छी प्रीमियम क्लास में सफ़र कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो वाशरूम से मुतल्लिक और पानी से मुतल्लिक जो है वो शिकायतें करते हुए दिखाई दे रहे थे। और जो वक्त की भी शिकायत कर रहे थे कि किस तरह मतलब पहले तो गाड़ी बिल्कुल ऑन टाइम आती रही, लेकिन आखिर में आके जो डिले देखने को मिला था। तो ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, दुनिया का चौथा बड़ा नेटवर्क है इंडियन रेलवेज़ का। वो आनंद फानंद तो उसमें सलाह नहीं आ सकती, लेकिन जब इस तरह के संदीप भाई, सत्या भाई या दूसरे जो रेल ब्लॉगर हैं, जब उनकी वीडियोस देखते तो इस बात का एहसास होता है कि कहीं ना कहीं अभी इंडियन रेलवेज़ में जो इन बड़े पैमाने पर जो है वो तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है, और इस सारे निज़ाम को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। ये ऐसा अंदाज़ा होता है इन लोगों के, तजर्बाकार लोगों के,
एक्सपीरियंस को देख के, क्योंकि इंडियन रेलवे में जिस तरह ट्रेनों की तादाद बढ़ रही है, इसी तरह मुसाफिरों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। जैसा कि मैंने वीडियो के दरमियान में भी आपको कहा कि एक व्यूवर है हमारे, उन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट सेंड किया कि ये देखें सारी जब वो ट्रेन भर के हुई जा रही है और सवार सीटें दस्तियाब नहीं है, और मैंने दिल्ली से अमृतसर जाना है और मुझे सीट नहीं मिल रही। और उन्होंने तो बताया था कि जून तक भी इसकी जो है ना वो वेटिंग चल रही है, या सीट मिलना इतना आसान नहीं है। तो उससे मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इसका मतलब है कि सत्याभाई और जो एक अच्छा सफ़र करते हैं, ख़ासतौर पर जो ये राजधानी वगैरह में सफ़र करते हैं, तो ये भी फिर कई कई दिन पहले करवा के रखते होंगे। तो इससे थोड़ा सा ये भी हुआ कि यार ठीक है, जहाँ ट्रेनें भी अच्छी बनाई जा रही हैं, ट्रेनों का जो अपग्रेडेशन की जा रही है, वहाँ पर अब कहीं ना कहीं ट्रेनों की तादाद बढ़ाने की भी जरूरत पेश आएगी। ट्रैक की अपग्रेडेशन तो चलो की जा रही है, उससे रफ्तार तो बेहतर होगी, रफ्तार बेहतर होने से कुछ क्या कहते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी भी कुछ बेहतर हो जाएगी। लेकिन जो हालात लग रहे हैं ना इंडियन रेलवेज पे, जिस तरह लोग सफ़र कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में मज़ीद नई ट्रेनें भी मुतारफ़ करवाने की ज़रूरत पेश आती है। लेकिन इसका ये बात मैं कोई तजिया नहीं कर रहा, ना ही मैं कोई इसमें अपना कोई ख्याल पेश कर रहा हूँ, बल्कि सत्याभाई के बकौल जो वो कह रहे थे कि कैसे स्लीपर क्लास है, रात के इस वक्त में भी भर भर के जा रही हैं, लोगों को सीट के हसूल के लिए भी दिक्कत का सामना है। या तो मैनेजमेंट बेहतर करनी पड़ेगी, अगर जनरल की सवारियाँ ज़्यादा हैं फिर जनरल के डब्बे ज़्यादा लगाएं, अगर अच्छे दर्जे वाले किराए ज़्यादा भरने वाली प्रीमियम सवारियाँ ज़्यादा हैं, प्रीमियम डब्बे लगा दें फिर। तो ये फिर इंडियन रेलवेज़ ही बेहतर जानता है। लेकिन इनकी इस तरह के तजर्बाकार ब्लॉगर्स की बात सुन के ऐसा लगता है कि इंडियन रेलवेज़ में भी हंगामी बुनियादों पर इस्लाहात करने की ज़रूरत है, जो इसकी फ्रिक्वेंसी भी बेहतर बना सकें और लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो सके। तो आज ये कोरोमंडल एक्सप्रेस भी देखी, कोनार्क एक्सप्रेस का पार्ट 3 भी देखा, और ज़बरदस्त था जी। कोरोमंडल एक्सप्रेस से पिछले दिनों से उसका नाम लिए जा रहे थे, हालांकि इससे पहले भी जर्नी देखी हुई है, लेकिन भूल गया था कि ये कहाँ से कहाँ तक चलती है। ये एक ही ट्रेन चलती है पूरे भारत में, वो चलती है चेन्नई से हावड़ा के बीच में। तो और जिस पे आए थे कोनार्क एक्सप्रेस में, ये चलती है मुंबई से भुवनेश्वर के बीच में। हालांकि सत्याभाई इसमें पुणे से सवार हुए थे। तो एक अच्छा सफ़र था। और साउथ में चलें या इधर ईस्ट वाली साइड पे चलें तो खूबसूरती तो फिर देखने को मिलती रहती है। सत्याभाई कहते हैं भुवनेश्वर में एक जो है वो तूफान वाली सूरत हाल है, हवा को लेकर इतना ज़बरदस्त प्रेशर था, क्योंकि ईस्ट को उसके साथ साथ जा रहे हैं साहले समंदर के। तो ज़बरदस्त सफ़र था और सत्याभाई के साथ एक जर्नी देख अच्छा लगा। और सत्याभाई ने यह भी कहा कि मैं अगर यहाँ पे भुवनेश्वर उतरता फिर अगले दिन की गाड़ी पकड़ता, तो उससे जो है वो मेरा बजट भी मुतासर हो जाता, मुझे होटल के लिए अलग लेना पड़ता, फिर अगले दिन ट्रेनों के लिए अलग। तो वो उन्होंने एक ट्रेन के किराए में ऐसी क्लास का इंतखाब कर ली जिसमें वो अच्छा आराम भी कर सकते थे और नहाने धोने की उन्हें सहूलियात भी मुयसर आ सकती थी। तो सत्याभाई के साथ कोनार्क एक्सप्रेस का पार्ट 2 देख के भी अच्छा लगा, और करमंडल एक्सप्रेस के बीच में एंट्री देख के भी, बल्कि उसकी पूरी जर्नी देख के भुवनेश्वर से इधर शालीमार यानी कलकत्ते तक देख के अच्छा लगा। और आज मुझे एक और बात भी पता चल गई कि कलकत्ता के स्टेशन को शालीमार स्टेशन कहते हैं। वैसे तो हावड़ा और सियालदा का स्टेशन भी इससे मुल्हिका स्टेशन है। अगर आप एक रेल फैन है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के ऊपर एक लंबा कंटेंट मौजूद है इंडियन रेलवेज को लेके, आने वाले दिनों में भी आता रहेगा। आप अपनी सजेशन का सिलसिला जारी रखिएगा। हम बहुत जल्द इस उम्मीद के साथ मिलेंगे, जब अगली बार मिलें। आप इसी तरह हंसते बसते और मुस्कुराते अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।